बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 6 से 8 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, कक्षा 6 से 8 में आज हम गणित विषय लेकर के आए हैं और कक्षा 6 में गणित विषय में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं। कक्षा 7 गणित के विषय में आज हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का योग। और बच्चों, कक्षा 8 में हम परिमेय संख्याओं की वितरकता का ज्ञान लेंगे। बच्चों, पाठ को समझने और पढ़ने के बाद हम उससे संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो बच्चों, इन सब चीज़ों के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, कॉपी पेन के साथ आज आप पेंसिल रबड़ भी लेकर के बैठें, जिससे क्या होगा, कुछ मुख्य बातें जो बताई जाएंगी आप उनको लिखते जाएं और अंत में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कई बार प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समझ में उलझन के कारण शून्य को सबसे छोटी प्राकृत संख्या समझा जाता है। यह एक गलत समझ है। सही समझ है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण संख्या है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में शून्य मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह यानी कलेक्शन प्राप्त होता है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कई बार यह गलत समझ होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। यह गलत समझ है क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता। मिथ्या धारणा 3, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यह कैसे पता किया जाता है? कई बार यह गलत समझ बन जाती है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यह पता लगाया जा सकता है। 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं, यह पता करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या और 1 घटाना सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है।
इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर अब आपकी पूर्ण संख्याओं की समझ बन गई होगी। इस वीडियो से आज हम सीखेंगे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग यानी एडिशन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कैसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए, इस टोकरी में 5 फल है। अगर इनके साथ 2 और फल रखे जाएं, तो कितने फल होंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 और 2 को जोड़ना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। पहली संख्या है 5, इसलिए हम संख्या रेखा पर 5 से प्रारंभ करेंगे। चूंकि इसमें 2 जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर 2 कदम 5 से 6 और 6 से 7 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा दाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 7 की तरफ इशारा करता है। इसी प्रकार 5 और 2 का योग 7 है, यानी 5 धन 2 बराबर 7। अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन कैसे व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए 5 फलों से अगर हम 2 फल निकाल लेते हैं तो कितने फल बचेंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 से 2 घटाना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। पहली संख्या है 5, इसलिए हम संख्या रेखा पर 5 से प्रारंभ करेंगे। क्या आप बता पाएंगे अब हमें किस ओर चलना चाहिए? सोचिए। चूंकि इस संख्या से हमें 2 घटाना है, इसलिए हम बाईं ओर 2 कदम 5 से 4 और 4 से 3 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा बाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 3 की तरफ इशारा करता है, इसलिए 5 और 2 का व्यवकलन 3 है, यानी 5 ऋण 2 बराबर 3। अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणन कैसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए, इस टोकरी में 5 फल है। अगर इसके साथ इतने ही फलों की और 2 टोकरियां रखी जाती है तो कितने फल होंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 3 गुणा 5 करना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। योग या व्यवकलन की तरह यहाँ हम 5 से प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि 0 से प्रारंभ करेंगे। चूंकि 5 फल 3 बार दोहराए गए हैं, इसलिए हम 0 से प्रारंभ कर 5 मात्रक दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 3 कदम 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा दाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 15 की तरफ इशारा करता है, इसलिए वह दी संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट है, यानी कि 3 गुणा 5 बराबर 15। इस वीडियो में आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाएं कैसे की जाती है। अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के उदाहरण। टेबल पर 4 किताबें हैं। अगर उनके साथ 5 और किताबें रखी जाए तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढें। यहाँ हमें 4 को 5 के साथ मिलाना है। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएं और 0 से 15 तक की संख्याएं व्यक्त करें। आप संख्या रेखा पर कितनी भी संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं। पहली संख्या 4 है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 4 का पता लगाएंगे। चूंकि हमें इसमें 5 जोड़ना है, इसलिए हम 4 की दाईं ओर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 5 कदम चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए दाईं ओर इशारा करने वाले तीरों का उपयोग करेंगे। चूंकि अंतिम तीर का सिरा 9 की ओर इशारा करता है,
इसलिए 4 और 5 के योग का परिणाम है 9, यानी कि टेबल पर अब 9 किताबें हैं। उदाहरण, पवन के पास 7 पेंसिल थी। उसने चंदा को 4 पेंसिल दी। अब उसके पास कितनी पेंसिल है? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढे। शुरुआत में पवन के पास 7 पेंसिल थी, जिसमें से उसने 4 पेंसिल चंदा को दी। शेष पेंसिल की संख्या 7 से 4 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। एक संख्या रेखा बनाएं और उस पर 7 से अधिक संख्याओं को दर्शाएं। पहली संख्या 7 है, इसलिए संख्या रेखा पर 7 का पता लगाएं। दूसरी संख्या 4 है, इसलिए 7 से शुरुआत कर बाईं ओर इकाई दूरी के 4 कदम चले। ध्यान दें कि घटाने के लिए हम बाईं ओर चलते हैं और जोड़ने के लिए दाईं ओर। 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 3 पर पहुंचते हैं। यह 7 ऋण 4 का जवाब है, इसलिए पवन के पास 3 पेंसिलें शेष है। उदाहरण, माँ ने अपने हर एक बच्चे अंकिता, सविता और निशा को 4 रुपए दिए। क्या आप बता सकते हैं माँ ने बच्चों को कुल कितने रुपए दिए? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढे। दिए उदाहरण में बच्चों की कुल संख्या 3 है और प्रत्येक को 4 रुपए मिलते हैं, इसलिए कुल धनराशि 3 गुना 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए संख्या रेखा पर 3 गुना 4 इस गुणन का हल ढूंढे। संख्या रेखा पर गुणन व्यक्त करने के लिए हमेशा 0 से प्रारंभ किया जाता है। गुणन की पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलने हैं और दूसरी संख्या बताती है कि प्रत्येक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है। यहाँ हमें प्रत्येक कदम 4 इकाई दूरी का चलना है, इसलिए 3 गुना 4 को व्यक्त करने के लिए 0 से प्रारंभ कर दाईं ओर 4 इकाई दूरी के 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम हमें संख्या 12 पर पहुंचाता है। यह 3 गुना 4 का हल है। इस तरह से माँ ने अपने बच्चों को कुल 12 रुपए दिए। इस वीडियो में हमने देखे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1 धन 4 संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग करते समय कई बार 0 से प्रारंभ किया जाता है। यह एक गलत समझ है। इस समझ के साथ ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह 1 और 4 का योग 1 और 4 के बीच तीर बनाकर भी व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत समझ है। सही समझ है 1 और 4 का योग संख्या रेखा पर व्यक्त करते समय पहली संख्या से प्रारंभ कर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 4 कदम दाईं ओर बढ़ाए जाते हैं, जिससे परिणाम 5 प्राप्त होता है। इस समझ से ऑप्शन 3 यह सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2 6 ऋण 4 संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन व्यक्त करते समय कई बार 6 ऋण 4 के लिए 6 से 5 और 5 से 4 तक तीर बनाए जाते हैं। इस गलत समझ के साथ ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है। इसी तरह 6 ऋण 4 का व्यवकलन 6 से 4 तक एक ही तीर बनाया जाता है। यह भी गलत समझ है। सही समझ है 6 ऋण 4 का व्यवकलन करते समय 6 से प्रारंभ कर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 4 कदम बाईं ओर बढ़ाए जाते हैं। 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 2 पर पहुंचते हैं। यह 6 ऋण 4 का जवाब है। मिथ्या धारणा 3 गुना 2 संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? कई बार संख्या रेखा पर गुणन व्यक्त करते समय पहली संख्या 3 से प्रारंभ किया जाता है और इकाई दूरी के 2 कदम दाईं ओर बढ़ाए जाते हैं। यह गलत समझ है। गुणन करते समय 0 से प्रारंभ करना सही समझ है।
गुणन में पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलना है और दूसरी संख्या बताती है कि प्रत्येक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है। इसलिए संख्या रेखा पर 0 से शुरुआत कर 2 इकाई दूरी के 3 कदम चलेंगे। इस समझ से हमें सही जवाब ऑप्शन 2 प्राप्त होगा। कई बार इस सही समझ में उलझन के कारण 2 इकाई दूरी के 3 कदम चलने के स्थान पर 3 इकाई दूरी के 2 कदम चले जाते हैं। हालांकि इससे जवाब तो सही प्राप्त होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है क्योंकि यह 2 गुणा 3 दर्शाता है, जबकि हमें 3 गुणा 2 दर्शाना है और इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग और योज्य प्रतिलोम। मान लीजिए हम दाईं दिशा में मापी गई दूरी को धन चिन्ह से और बाईं दिशा में मापी गई दूरी को ऋण चिन्ह से निरूपित करते हैं। अब सोचिए अगर एक गाड़ी 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय करती है और फिर मुड़कर 3/4 किलोमीटर की दूरी बाईं दिशा में तय करती है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी कैसे प्राप्त की जा सकती है? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ हमें दोनों स्थितियों में तय की गई दूरियों का योग करना होगा। गणित में इसे हम 9/4 धन ऋण 3/4 से निरूपित करेंगे। यहाँ 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय की गई है, इसलिए इसे धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से निरूपित किया गया है। जबकि 3/4 किलोमीटर की दूरी बाईं दिशा में तय की गई है, इसलिए इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर से निरूपित किया गया है। चलिए इन परिमेय संख्याओं के योग का परिणाम संख्या रेखा पर ज्ञात करें। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर दूरी को इकाई मानकर एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर 0 सहित पूर्णांकों को अंकित करेंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर यानी डिनोमिनेटर 4 है। हर के स्थान पर लिखी संख्या बताती है कि इकाई के कितने बराबर भाग किए गए हैं। जैसे यहाँ हर के स्थान पर लिखी संख्या 4 हमें बताती है कि प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग किए गए हैं। इसलिए हम संख्या रेखा के प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग बनाएंगे। अब हम 0 के दाईं ओर 1/4, 2/4, 3/4 इस प्रकार परिमेय संख्याएं अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार 0 के बाईं ओर ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4 इस प्रकार परिमेय संख्याएं अंकित कर सकते हैं। अब चलिए द्विपरिमेय संख्याओं का योग करें। यहाँ पहली संख्या है 9/4, इसलिए हम 9/4 स्थान ज्ञात करेंगे। 9/4 धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान 0 के दाईं ओर 9 कदमों की दूरी पर है। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। अगर दूसरी संख्या धनात्मक हो तो हम दाईं ओर चलते हैं, लेकिन अगर यह ऋणात्मक हो तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे यहाँ ऋण 3/4 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक होने के कारण अब हम संख्या रेखा पर 9/4 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे संख्या 6/4 पर। इसलिए 9/4 धन ऋण 3/4 बराबर 6/4 है। सोचिए अगर हमें इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के बिना जोड़ना होता तो यह हम कैसे करते? बिल्कुल सही, इनका योग भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के योग की तरह ही किया जाता है, लेकिन ऐसा करते समय हमें चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए हम परिणाम में हर वैसा का वैसा रखेंगे और परिणाम का अंश पता करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को जोड़ेंगे। यहाँ 9 धन ऋण 3 बराबर 6, इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा 6/4। 6/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसके उपयोग से हम कह सकते हैं कि गाड़ी अपने प्रारंभिक स्थान से दाईं ओर 6/4 किलोमीटर दूर है। अगर गाड़ी 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय करती है और फिर 7/2 किलोमीटर दूरी बाईं दिशा में तय करती है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर होती? सोचिए। यहाँ भी हमें दोनों स्थितियों में दूरी को जोड़ना होगा, जिसे हम 9/4 धन ऋण 7/2 इस संक्रिया से व्यक्त करेंगे। अब इन दो परिमेय संख्याओं को हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनका हर बराबर होगा। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसा प्राप्त करेंगे। यहाँ हर 4 और हर 2 का लसा है 4। 9/4 का हर पहले से 4 है,
इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन ऋण 7/2 का हर 4 नहीं है। हर 4 करने के लिए हम ऋण 7/2 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 14/4। यहाँ हमें हर 4 प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ ऋण 7/2 के अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा किए जाने के कारण परिमेय संख्या के मान में भी बदलाव नहीं आ रहा है। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं। यहाँ हम परिणाम में दोनों का उभयनिष्ठ हर वैसा का वैसा लिखेंगे और अंशों का योग कर परिणाम का अंश 9 धन ऋण 14 बराबर ऋण 5 प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार दी संख्याओं के योग का परिणाम है ऋण 5/4। जब हम परिमेय संख्याओं के योग की बात करते हैं तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है। यहाँ हमें परिणाम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह है कि गाड़ी की अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थान से बाईं ओर 5/4 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक गाड़ी अपने प्रारंभिक स्थान से शुरू होकर 9/4 किलोमीटर दूरी दाईं ओर चलती है और फिर उतनी ही दूरी बाईं ओर चलती है, तो वह कौन से स्थान पर पहुंचेगी? सोचिए। बिल्कुल सही, गाड़ी फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पहुंच जाएगी, यानी कि 9/4 धन ऋण 9/4 बराबर 0 है। इस प्रकार अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग 0 आता है तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। अगर हम देखें तो 9/4 का स्थान और ऋण 9/4 का स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में बराबर दूरी पर है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में बराबर दूरी पर हो तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त होता है। तो अब आपको योज्य प्रतिलोम की समझ बन गई होगी। इस प्रकार आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और योज्य प्रतिलोम। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग के उदाहरण। ज्ञात कीजिए ऋण 13/16 धन ऋण 9/12। इस उदाहरण में हमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है, इसलिए आइए इसे बराबर करें। यहाँ 16 और 12 का लसअ है 48, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 48 करेंगे। अगर हम ऋण 13/16 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करें तो हमें परिमेय संख्या ऋण 39/48 प्राप्त होगी। इसी प्रकार ऋण 9/12 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने पर परिमेय संख्या ऋण 36/48 प्राप्त होगी। अब चूंकि हर बराबर है इसलिए हम इनका योग कर सकते हैं। इनके योग का परिणाम आएगा ऋण 75/48। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं कि 75 और 48 का मोसो यानी HCF है 3, इसलिए हम अंश और हर दोनों को 3 से विभाजित करेंगे। विभाजन का परिणाम आएगा ऋण 25/16। यह दिए सवाल का जवाब है। अगला उदाहरण, मान लीजिए तापमान में हुई वृद्धि को धन चिन्ह से और गिरावट को ऋण चिन्ह से निरूपित किया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित सवाल का हल ज्ञात कीजिए। राहुल के कमरे का तापमान 26 और 1/2 डिग्री सेल्सियस था। अगर कमरे के तापमान में 3 और 1/7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? उदाहरण से पता चलता है कि प्रारंभिक तापमान बराबर 26 और 1/2 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि तापमान में 3 और 1/7 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि हुई है। इस तरह से परिवर्तन के बाद का तापमान पता करने के लिए हमें प्रारंभिक तापमान में वृद्धि को जोड़ना होगा। तो चलिए 26 और 1/2 धन 3 और 1/7 का परिणाम ज्ञात करें। पहले हम परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। 26 और 1/2 को हम 53/2 और 3 और 1/7 को 22/7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इनका योग करेंगे। पहले हम लसअ के उपयोग से इनके हर बराबर करेंगे। 2 और 7 का लसअ है 14, इसलिए 53/2 के अंश और हर दोनों को 7 से गुणा करेंगे, जिससे हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या 371/14 प्राप्त होगी।
इसी तरह हम 22/7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 44/14। फिर हम इनका योग करेंगे। इसके लिए हम हर वैसा का वैसा रखेंगे और अंशों को जोड़ेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 415/14। इसे ही हम 29 और 9/14 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे ही हम एक और आकर्षक विधि से हल कर सकते हैं। हम 26 और 1/2 में 26 पूर्ण है और 1/2 पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम 26 धन 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 3 और 1/7 को 3 धन 1/7 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 26 और 1/2 धन 3 और 1/7 बराबर 26 धन 1/2 धन 3 धन 1/7। इसे ही हम 26 धन 3 धन 1/2 धन 1/7 लिख सकते हैं, जो कि बराबर है 29 धन 1/2 धन 1/7 के। अब हम 1/2 धन 1/7 को जोड़ेंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। अब हम 29 और 9/14 को साथ रख देंगे, जिससे हमें 29 और 9/14 यह परिणाम प्राप्त होगा। है ना यह मजेदार विधि? आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के योग के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने बच्चों से 7/8 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स पूछा। इस पर तारा ने जवाब दिया 8/7, समीर ने जवाब दिया 0 और श्रेया ने जवाब दिया ऋण 7/8। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सही है? कुछ बच्चों को योज्य प्रतिलोम की सही समझ नहीं होती। वे समझते हैं कि किसी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के अंश और हर को एक दूसरे से बदलकर प्राप्त किया जाता है। जैसे तारा ने 7/8 का योज्य प्रतिलोम 8/7 बताया है, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए तारा का जवाब गलत है, यानी ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे योज्य प्रतिलोम की व्याख्या रटकर याद कर लेते हैं, वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते। व्याख्या में 0 का प्रयोग होने के कारण अक्सर बच्चे यह समझते हैं कि किसी भी संख्या का 0 एक योज्य प्रतिलोम है, लेकिन यह भी सही समझ नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। ध्यान रहे, अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग 0 हो तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याएं 0 से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर हो तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। चूँकि 7/8 में ऋण 7/8 जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है, इसलिए 7/8 का योज्य प्रतिलोम है ऋण 7/8, इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, ज्ञात कीजिए ऋण 3/5 धन ऋण 1/5। कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं का योग करते समय साधारण गलतियां करते हैं, जैसे कुछ बच्चे चिन्हों को नजरअंदाज कर देते हैं और योग प्राप्त करते हैं 4/5। इसी तरह उन्हें यह भी मिथ्या धारणा होती है कि ऋण ऋण धन होता है, यानी कि दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग धनात्मक आएगा। यह भी एक कारण है कि वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। यह सही समझ यह है कि योग करते समय संख्याओं के चिन्हों का ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान रहे, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का योग धनात्मक आता है, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग ऋणात्मक आता है। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो तो योग उस परिमेय संख्या का चिन्ह लेता है जिसका चिन्ह के बिना मान बड़ा है। यह दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए योग ऋणात्मक आएगा। इसलिए यहाँ योग ऋण 4/5 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। कुछ बच्चे योग करते समय अंशों को जोड़कर परिणाम का अंश ऋण 3 धन ऋण 1 बराबर ऋण 4 प्राप्त करते हैं। इसी तरह हरों को जोड़कर परिणाम का हर 5 धन 5 बराबर 10 प्राप्त करते हैं। इस तरह से उन्हें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 4/10। यह भी एक गलत समझ है, जिससे ऑप्शन 3 यह गलत जवाब दिया जाता है। यह मिथ्या धारणा भाग और पूर्ण की सही समझ न होने के कारण उत्पन्न होती है। चलिए इसे दूर करें। यहाँ देखिए, यहाँ 1/4 है और 2/4 है। अगर हम इन्हें एक साथ रखेंगे तो हमें 3/4 प्राप्त होंगे, न कि 3/8। तो अब आपकी परिमेय संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के योग से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।
आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। जरा सोचिए, निशांत किसी दुकान में जूस की 2 एक जैसी बोतलें और 2 एक जैसे चॉकलेट खरीदता है। यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा, तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आप इसे 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप जूस की एक बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड़कर इसका 2 गुना कर सकते हैं, या आप जूस की 2 बोतल का मूल्य और 2 चॉकलेट का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है। यहाँ योग पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया गया है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वितरण किया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 2/3 का ऋण 4/5 धन 7/5 से गुणन करना है। इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 7/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 2/3 गुणा 7/5 है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c है। इसे योग पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब आप वीडियो रोककर अपनी नोटबुक और पेन लीजिए और नोटबुक पर 3 परिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a, दूसरी b और तीसरी c है। अब आप a गुणा b ऋण c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। अब आप a गुणा b ऋण a गुणा c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इसे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। एक परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को धन 2 और 1/2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 1/4 अंक दिए जाएंगे। यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए। इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिए। एक सही जवाब के लिए 2 और 1/2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5/2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 50 सही जवाबों के लिए उसे 50 गुणा 5/2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह एक गलत जवाब के लिए ऋण 1/4 अंक। इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 गुणा ऋण 1/4 अंक प्राप्त होंगे।
इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्त होंगे 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 112 और 1/2 अंक। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के योग का गुणन पर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c। इसलिए हम 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4 को 50 गुणा 5/2 धन ऋण 1/4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1/2 अंक। इसलिए चेतन को परीक्षा में 112 और 1/2 अंक प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से हमें समान परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखें। वैशाली के पास 1240 रुपए है। इनमें से वैशाली 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च करती है और 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है। तो ज्ञात कीजिए वैशाली के पास कितनी राशि शेष है। वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशि थी, जिसमें से वैशाली ने 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया है। इसलिए किताबें खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3/5 गुणा 1240। इसी तरह वैशाली ने 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च किया है। इसलिए घूमने के लिए किया गया खर्च बराबर 1/4 गुणा 1240। इसलिए शेष राशि बराबर कुल राशि ऋण किताब खरीदने में किया गया खर्च ऋण घूमने के लिए किया गया खर्च। शेष राशि बराबर 1240 ऋण 3/5 गुणा 1240 ऋण 1/4 गुणा 1240। व्यवकलन के गुणन पर वितरण गुण से शेष राशि बराबर 1240 गुणा 1 ऋण 3/5 ऋण 1/4। इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा 186 रुपए। इसलिए वैशाली के पास कुल 186 रुपए राशि शेष है। चलिए अगला उदाहरण देखें। उचित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणन के वितरण गुण से हम ऋण 2/5 को कोष्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम इस कोष्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33/35। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण सही प्रकार से न करना। कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ गलतियां करते हैं। साधारणतः यह बीजगणित में अधिक देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को कहा जाए कि 1/7 गुणा कोष्ठक में 2x ऋण 5 का वितरण कीजिए, तो बच्चे इसे 1/7 गुणा 2x ऋण 5 इस प्रकार लिखते हैं। वे कोष्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणन नहीं करते, बल्कि सिर्फ पहली संख्या से गुणन करते हैं। ध्यान रहे, सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है। गलती 2, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
और वितरण गुण में भ्रम। कुछ बच्चों को साहचर्य गुण और वितरण गुण में भ्रम होता है क्योंकि दोनों गुण कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। यदि उन्हें पूछा जाए कि 2/3 गुणा कोष्ठक में 1/5 धन 3/11 बराबर कोष्ठक में 2/3 गुणा 1/5 धन 2/3 गुणा 3/11 दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है, तो कोष्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समीकरण में साहचर्य गुण का प्रयोग हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि यहाँ योग का गुणन पर वितरण किया गया है। चलिए इस गलती को एक आसान उदाहरण से दूर करें। मान लीजिए एक थैले में 5 अमरूद और 3 आम रखे गए और ऐसे 7 थैले हो तो फलों की कुल संख्या क्या होगी? हम एक थैले में कितने फल रखे हैं यह ज्ञात करके इनका गुणा 7 से कर सकते हैं, यानी 7 गुणा 5 धन 3, या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं, जैसे 7 गुणा 5 धन 7 गुणा 3। दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी। यहाँ हमने 7 से 5 और 3 दोनों को गुणा किया है। इस तरह से यहाँ हमने योग का गुणन पर वितरण किया है। यह परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी सत्य है, इसलिए इस समीकरण में वितरण गुण का प्रयोग किया गया है। गलती 3, परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। यदि बच्चों से पूछा जाए कि ऋण 1/4 गुणा कोष्ठक में 1/5 ऋण 3/5 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न हल करने का यह तरीका गलत है। इसका सही हल इस प्रकार है। इसलिए वितरकता का प्रयोग करते समय चिन्हों पर ध्यान देना जरूरी है। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता संबंधित कुछ गलतियां। हेलो बच्चों, अरे इतना आराम नहीं करना है। बिल्कुल आपने काम अच्छे से किया है, जानती हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की है, लिखा भी बहुत अच्छे से, लेकिन लेटना नहीं है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज कक्षा 6 से 8 में हमने पढ़ा गणित विषय, और कक्षा 6 की गणित में हमने पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं पढ़ी। और कक्षा 7 की गणित में आज हमने जाना परिमेय संख्याओं का योग। और बच्चों, इसी के साथ कक्षा 8 में आज आपने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याओं की वितरकताएं। बिल्कुल सही बच्चों, आपको गणित विषय की ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल खुश हो रहे हैं आप भी टीवी के साथ साथ पढ़ के। तो चलिए एक जरूरी सूचना जरूर सुनिए। बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है, ये जो पढ़ाई आपने की है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो ये YouTube पर आपको मिल जाएगा। YouTube पर जाकर आप शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।